हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। तो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हमारा एमबीए का सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट है, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसमें इन डेप्थ लेवल पे समझाने की कोशिश की जाएगी कि आपको समझ आए कि आपके आंसर कैसे बनाने हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों चीजें हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमेशा हमारे पास केस स्टडी जैसा आता है, तो इसमें केस स्टडी जैसे आई थी वो आई थी। Trium Limited started its operations 1 year ago with two divisions, lightweight vehicle and highway vehicle. The company's mission is to become a leader in the automobile sector. Both the divisions are heavily invested in R&D, which is assumed to generate the benefits for 5 years. R&D spending is made uniformly throughout the year. Triumph Limited has a cost of capital 12%. Selected financial information for two divisions for the year completed follows. क्या कहना चाहता है कि जो त्रियम लिमिटेड करके एक कंपनी है जिन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 1 साल पहले। दो डिविजन उन्होंने अपनी एक तरीके से बिजनेस ऑफ लाइन बना रखी थी। जो पहली थी कि लाइट वेट व्हीकल के लिए और सेकंड थी हमारी हैवी वेट लाइक व्हीकल के लिए। ठीक है, दोनों में ही उन्होंने आर&डी के लिए बहुत ज्यादा खर्चा किया था। और 5 साल ये सोच के कि 5 साल में उनका जो भी बेनिफिट मिलेगा उसके बेसिस पे इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12% है। और इन्होंने फर्दर उसकी डिटेल दे रखी है। हमें सेल्स रेवेन्यू दे रखा है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं सेल्स हमें मिली हुई है दोनों की। ठीक है, उसका हमारा प्रॉफिट, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये हमारा एक तरह से प्रॉफिट है, दोनों का दे रखा है। शेयर कैपिटल जो है दोनों के आप देखेंगे सेम है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है यहाँ पर, वो थोड़ी सी वेरी कर रही है। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज हमारे पास दे रखी है 1,80,000। और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हमारे पास दोनों में सेम है 10,000। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है कि जो टैक्स रेट है उसको आप अज्यूम करके चलिए वो 30% रहने वाला है। ठीक है, मान के चलिए मैंने दिया हुआ है ये। और क्वेश्चन अब इसके ऊपर कहता है कि आपने इवेल्युएट करने दोनों की परफॉर्मेंसेस को, दोनों ही डिविजन की परफॉर्मेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ द आरओआई। ठीक है, तो आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी मल्टीप्लाई में 1 - टैक्स रेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो अपने इसमें सेंस यूज करके चलो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप देखो क्या चाहते हो यहाँ पर कि जितना आपने पैसा लगाया उसमें कितना आपको मिला। कंपैरिजन आप किस चीज का करोगे? प्रॉफिट का और अपना जो आपने पैसा लगाया है, वही चीज आप देखेंगे। वही चीज है यहाँ पर कि यहाँ पर हम जो ये फॉर्मूला है, दिस इज प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका हम कंपैरिजन देख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि दीक्षा ये जो फॉर्मूला है दैट इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग अस, है ना? तो ये हमारा क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स, उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, सो हमने क्या किया, आफ्टर टैक्स के बाद हमने ऑपरेशन से अपना कितना प्रॉफिट जनरेट किया, दिस इज द थिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे तो भी आपका फॉर्मूला सही रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या हमें दे रखा था। 30% ये दे रखा है, ईबीआईटी दिया हुआ है दोनों का। ठीक है, इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। अब हम इसे यहाँ पे ये ना कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि 10,000 का, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही निकालना है। सो हम यहाँ पे इंटरेस्ट जो है उसको डिडक्ट करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दोनों हमें ऊपर टेबल में दिया हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड में तो आपका जो भी ओनर्स की अमाउंट होती है प्लस जो अभी हमारे आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है, डेट लायबिलिटीज होती है, हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, है ना? तो हमने इन दोनों को इंक्लूड करा और हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ये आ गई एलडब्ल्यूवी की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमारा ये ईबीआईटी आफ्टर टैक्स हम समझ लीजिए, या आप नेट प्रॉफिट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स समझ लो, बात दोनों ही इक्को है। ठीक है, तो आपने दोनों का निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, जस्ट कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। आप ये मान के चलो आपको फॉर्मूला से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड बी हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ द फॉर्मूलाज एंड आप काफी याद भी कर चुके होंगे। ठीक है, सो आपने डिवाइड करके देख लिया, आपका ये आंसर आ गया। सिमिलरली हमने एस डब्ल्यू बी डिवीजन के लिए भी किया। हमारा आर ओ आई दोनों का, एक का हमारा एल डब्ल्यू बी का 7.18 आया और एस डब्ल्यू वी का 5.93 आया।
हम क्या कंपैरिजन कहते हैं, जिसका रिटर्न ज्यादा आया हम उसी को ही तो अच्छा बोलेंगे ना, क्योंकि रिटर्न हमारे लिए हमारा मेन मोटिव होता है पैसा कमा के दो, और जो ज्यादा कमा के देगा वो ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो LWV का जो है वो ROI ज्यादा आया है, 7.18 आया है, और SWV का 5.93 आया है। तो हम बोलेंगे कि RWV जो है वो मोर एफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू देयर कैपिटल। ठीक है, जितना लगाया उससे ज्यादा अच्छा कमा के दे दिया। अब सेकंड आ जाता है, सेकंड होता है इवेल्युएट द परफॉर्मेंस यूजिंग इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। देखो अब आप बोलोगे ये भी न्यू कंसेप्ट है, हमने नहीं पढ़ा क्या चीज है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तो हमने पढ़ा, हमने इकोनॉमिक्स में कि जो भी हम जिसमें कहते हैं नेशनल इनकम का जो हमारा चैप्टर था, तो हम उसमें देखते थे कि किससे हमारी ऐसी वैल्यू जनरेट हो रही है जो हमारी इकोनॉमी में एडिशन कर रही है। दिस इज नथिंग एल्स, ये भी वही चीज है। ठीक है, अब क्या है इसमें हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू जनरेशन कर रही है, वैल्यू जनरेशन के लिए आप क्या करोगे, जितना प्रॉफिट है मतलब एक तरह से आप एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो एक अपनी सोसाइटी में, तो जितना आपने रिवेन्यू निकाल बनाया, ठीक है, उसमें से अपनी कॉस्ट माइनस कर दो। जितना डिफरेंस बना वो आपने एडिशनल अपने प्रोसेसिंग से निकाला है। ठीक है, वो चीज है यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला भी आप कैसे याद कर सकते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस जो भी आपने पैसा लगाया था। ठीक है, अब आपने पैसा लगाया था उसमें ना सिर्फ यहाँ पे पैसा नहीं आया, यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप इंक्लूड करोगे कि आपको पता चले पूरा का पूरा आपको कितनी कॉस्ट आपकी लगी थी। ठीक है, मतलब पूरा आपको कॉस्ट निकालनी है आपने। तो कॉस्ट पूरी निकालने के लिए क्या करोगे, जितनी आपने पैसा लगाया है और उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपकी पूरी प्रॉपर कॉस्ट आ जाएगी। मतलब एक तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करनी है आपने, टोटल कॉस्ट करनी है। टोटल कॉस्ट आपको कैसे निकालोगे कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है उसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट से, कॉस्ट परसेंटेज से, कि जितनी आपने समझा कि दिस इज आर कॉस्ट जो आप बियर कर रहे हो। ठीक है, या हम बोल सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वो है, समझ लो। ठीक है, और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए। सो ये हमें पता है 12% क्वेश्चन में दिया हुआ था। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारा, हमने कैलकुलेट ऊपर कर ही लिया है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा, 12% से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा एक्चुअल में कॉस्ट आ गया, उसको डिडक्ट करा। अब आप देखेंगे ये हमारा नेगेटिव में आ रहा है, कोई नहीं, तब तक हम सेकंड वाला डिवीजन का भी चेक करते हैं, दैट इज आल्सो इन नेगेटिव। अब दोनों ही हमें कोई भी एक हम बोलेंगे वैल्यू एडिशन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करके दे रहे, बट हम फिर भी इसमें किसको बेटर मानेंगे, जो कम नेगेटिव लेकर के आ रहा है। तो कम नेगेटिव कौन लेके आ रहा है, LWV लेकर के आ रहा है। सो बोथ डिविजन्स हैव नेगेटिव EVA इंडिकेटिंग वैल्यू डिस्ट्रक्शन, ये एक तरीके से वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो भी हमारी अच्छी खासी वैल्यू बन रही है इकोनॉमी में उसको एक तरीके से कम कर रहे हैं। बट LWV फिर भी बेटर है एज पर इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग EWA एज अ परफॉर्मेंस मेट्रिक। क्या ये तरीका है, मतलब क्या हमें बेनिफिट मिलता है अगर हम EWA को कंसिडर करें तो। ठीक है, ईडब्ल्यूए से एक तरीके से आपको पता चल जाता है कि आप कितना, वही मैंने बोल रही हूँ, कितना आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो इकोनॉमी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए क्या वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हो, क्या एडिशनल आप बना रहे हो। ठीक है, सो वैल्यू एडेड वैल्यू बेस्ड मेजर जो है शोज द वेदर द कंपनी इज क्रिएटिंग ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल या नहीं, मतलब वो सच में इकोनॉमी के लिए कुछ बना के दे रही है या नहीं बना के दे रही है, ये तो पता चल जाता है। एक आपकी एफिशिएंसी के ऊपर आपको फोकस पता चल जाता है कि भैया हाउ efficient you are having with your operating system, कि आप अपने ऑपरेशन से कितना अच्छा प्रोड्यूस, क्या एफिशिएंट प्रोडक्ट बना पाते हैं। ठीक है, बेटर अलाइनमेंट हो जाती है कि जो भी आपके मैनेजर डिसीजन होते हैं उसके लिए आप इसको एज अ क्राइटेरिया लेकर चल सकते हैं। ठीक है, कंपेरेबल होता है कि अगर आपको अभी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करनी है और अपने डिविजन्स को देखने की कौन सा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल डिवीजन है, तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी हमने ऊपर के एग्जांपल में किया। कंसिडर द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी, और एक तरीके से हमें बताता है कि एक्चुअल में कॉस्ट जो है हमारी वो कितनी लग रही है इक्विटी पे, और क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं, ये सब चीजें एक तरीके से हमें पता चल जाता है। तो आप इसमें फर्दर और पॉइंट्स लिख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो ऐसे लिख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद ये फोर्थ पार्ट है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट मार्केट वैल्यू एडेड, हाउ इज EWA कनेक्टेड विद MWA। अब आप बोलोगे दीक्षा ये भी बहुत नया कंसेप्ट है। ठीक है, ये कंसेप्ट ये है, एक कहानी से समझ सकते हैं कि आपने पैसा लगाया, जैसे एग्जांपल के लिए किसी पर्सन ने एक कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है, और उसने अपनी जो भी उसके डिसीजंस थे उसने उस डिसीजन के बेसिस पे उस कंपनी को
या ऊपर ले गया या एकदम नीचे ले गया। नीचे ले गया तो आप बोलोगे यार तूने जो मेरे पैसे मैंने जो तो पैसे लगा के तेरे को दिए थे ना, तूने उसकी वैल्यू डिग्रेड कर दी। या अगर उसने आउट परफॉर्म कर दिया तो आप बोलोगे तूने मेरे पैसों का इतना अच्छा इंटरेस्ट उसमें बना के दे दिया, या इतना अच्छा रिटर्न बना के दे दिया कि मेरी पैसों की वैल्यू अब बढ़ गई। तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टेड मनी है ना, वो हमें कौन बताता है? मार्केट वैल्यू एडेड मेथड से पता चलता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्म्स टोटल मार्केट वैल्यू एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टर्स, कि जितना उन्होंने एक्चुअल में अपने कंट्रीब्यूशन किया था उसका कंपैरिजन जो अब मार्केट वैल्यू बन गई है उससे करते हैं, और जो डिफरेंस होता है दैट इज हमारा होता है मार्केट वैल्यू एडेड। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो मतलब लगाया है इन्वेस्टर्स ने, जो अब बन गई है, माइनस जितना लगाया गया है। अब आप बोलोगे कि इसमें डेट और जो है ये माइनस ये प्लस किया जा रहा है, और वो माइनस किया जा रहा है, क्योंकि कैपिटल ये जो डेट है ये भी तो अपने एक तरीके से अ, आप अपनी मार्केट वैल्यू बनाने के लिए, कंपनी की मार्केट वैल्यू बनाने के लिए डेट भी तो आपने लगाया होगा ना। मतलब दिस इज डेट जो है वो एक तरीके से यूज हुआ क्रिएट द मार्केट वैल्यू। तो इसको भी हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे जो कैपिटल एक्चुअल में इन्वेस्ट किया गया था। इन्वेस्ट कौन करता है? जो शेयर होल्डर्स करते हैं। तो सिर्फ शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, और जितना अब बन गया है, वैल्यू बन गई है कंपनी की, वो इन दोनों से पता चलेगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी जो इक्विटी से बना और जो डेट से बना। समझ आ गया? क्योंकि कंपनी की वैल्यू तो इक्विटी और डेट से दोनों से बनती है ना, इसीलिए यहाँ पे डेट प्लस हुआ एंड टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड माइनस हो गया। ईडब्ल्यूए और एमडब्ल्यूए का रिलेशनशिप क्या होता है? अगर ईडब्ल्यूए हमारा कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रहता है तो एमडब्ल्यूए जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। इस बात को समझो। ईडब्ल्यूए एक तरीके से क्या हो गया? हम वैल्यू एडिशन दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी में हम कितना बेसिस पे अपने ऑपरेशन से पैसा बना करके देते जा रहे हैं, ना कितना हम बिजनेस से पैसा बना करके इकोनॉमी में डालते जा रहे हैं, ये हमारा ईडब्ल्यूए बताता है। तो अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो आपकी पूरी मार्केट की जो वैल्यू है, जो आपके पूरे बिजनेस की वैल्यू, वो भी इंक्रीज होगी ना। तो वही चीज है कि एमडब्ल्यूए इज अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट टर्म एंड ईडब्ल्यूए इज हम हो सकते हैं एज कंपेरेटिवली एमडब्ल्यूए शॉर्टर टर्म। ठीक है, ईडब्ल्यूए का प्लस करने के बाद एमडब्ल्यू बनता है कि आपने हर पीरियड आप प्रॉफिट बना के देते जा रहे हो। कब आपकी वैल्यू सारी इकट्ठी की जाएगी तो पूरा का पूरा आपकी बिजनेस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ईडब्ल्यूए रिफ्लेक्ट्स द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड एमडब्ल्यूए जो है वो लॉन्ग टर्म मार्केट की परसेप्शन बताता है, या हम हो सकते हैं पोजीशन बताता है। ठीक है, फर्म्स विद द सस्टेन पॉजिटिव ईडब्ल्यूए यूजुअली एंजॉयज हायर एमडब्ल्यूए ड्यू टू इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अगर आपने ईडब्ल्यू अच्छे से कर दिया तो एमडब्ल्यू ऑलरेडी कहते हैं कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है इन्वेस्टर्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिटिकल एनालाइज वेरियस मेथड्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। है ना, अब ये चीज भी डिफरेंट है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है, जैसे अकाउंटिंग का हमें मतलब भी पता है कि हम हर एक चीज को, हर एक ट्रांजेक्शन को फाइनेंस वे में उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उसको हमारे हमारी अकाउंटिंग कहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करना, ये सब चीजें हमारी अकाउंटिंग में आती है। सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी वैसे ही है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जितने बंदे हायर करे हैं, ये जितने बंदे हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं इन टर्म्स ऑफ द मनी, और कितने हमारे लिए कॉस्ट लग रही है, वो सब चीजें हम किस में देखते हैं? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में कहते हैं। आप बंदे को हायर कर रहे हो अपनी कंपनी में, वो आपकी कॉस्ट हो गई। वो बंदा आपको पैसे कहते हैं बना करके दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एम्प्लॉइज हायर इसलिए करते हो ना, तो वो आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। सो उन दोनों ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहते हैं। अब इसको लिखना कैसे वो आप समझिए कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग। इजी था, समझ आ गया होगा एक बारी में, है ना। अब कौन से मेथड्स होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स असेसमेंट के लिए? मैं बोलूँ एक एग्जांपल के लिए, किसी भी पर्सन ए से कि पर्सन ए प्लीज टेल, आप जो एम्प्लॉइज को रख रहे हो वो आपके लिए कितना कॉस्ट, आपके लिए कितनी वो कॉस्ट लगती है आपको उसमें, और कितनी आपको वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है। सो वो क्या करेगा? वो अपने कुछ ना कुछ मेथड्स निकाल के देगा। तो मेथड्स कौन से होते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड वो बोलेगा देखो, जब मैंने उस बंदे को हायर किया था तो मेरे को हायरिंग कॉस्ट, उसके रिक्रूटिंग कॉस्ट लगी, चलो मान लिया। उसके बाद उसको ट्रेन करने के लिए मैंने वैसे लगाए, ठीक है, वो भी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जब उसको मैंने ट्रेन कर दिया, वो मेरे लिए ऐसी एसेट बन गया है कि मैं अगर किसी और बाहर के बंदे को उठा के लेके आऊंगा
तो वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा जितना मेरा भी जो करंट एम्प्लॉय है, जो मेरे पास अभी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो कर पाएगा। तो मतलब एसेट बन गई। अब आपको पता चल गया कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो आप दोनों का ध्यान रखोगे। सो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या होता है, हम हायरिंग कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट भी करते हैं और डेवलपिंग कॉस्ट करते हैं। उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करते हैं इसका मतलब कि वो भैया आपके लिए एक तरीके से एसेट बन गया। पूरे जितने भी टाइम तक वो आपके साथ रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपके लिए एसेट बन गया। सो आप उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है। शो एज द एसेट्स एंड अमोर्टाइज ओवर देयर एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ। और हम उसको फिर अमोर्टाइजेशन इसमें करते हैं कि जैसे जितना जितना हमने उसको यूज कर लिया, कभी तो उसकी जो है एक तरीके से पीक आएगी और उसको हम रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो वाला हमारा एक तरीके से अमोर्टाइजेशन, इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं। तो जिसमें मेथड में हम एम्प्लॉयज को अ, हम एज एसेट ट्रीट करते हैं, वो मेथड हमारा क्या कहलाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है इसका कि भैया आप प्रेजेंट वैल्यू को तो ध्यान देते ही नहीं हो, आप उसके एक्सपीरियंस को तो ध्यान देते ही नहीं हो। आप ये नहीं देखते कि भैया हो सकता है वो बंदा पहले से एक्सपीरियंस लेकर के आया हो सकता है वो साथ में और चीजें सीख रहा हो, तो आप वो तो ध्यान देते नहीं हो। आप सिर्फ ये देखते हो कि आपने उसमें कितना खर्चा किया और वो कितने टाइम तक के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कब तक आप उससे अपनी इनकम से रेट करवा सकते हो, उस तरीके से आप ट्रीट करते हो। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड क्या कहता है, वो बोलता है मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा कि मैंने सुबह पे कितना खर्चा लगाया, कितना क्या किया। मेरे को बस ये ध्यान देता हूँ मैं कि मुझे अगर उस बंदे को रिप्लेस करना होगा तो मेरे को कितना खर्चा लगेगा। जैसे मेरे को अगर एक बंदा मेरे पास काम करता है, मुझे उस वो अगर छोड़ के जाएगा, तो या तो वो बंदा उसी जो दूसरा बंदा मैं लेकर के आऊंगी, या तो वो उसी सैलरी पे आएगा। अगर सैलरी पे नहीं आएगा तो हो सकता है इन्फ्लेशन की बेसिस पे मुझे उसको ज्यादा बढ़ा करके पैसे देने पड़े। सो वो वाली जो कॉस्ट मैं चेक करती हूँ, वो मेरी होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ठीक है। एस्टिमेट द कॉस्ट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विद द सिमिलर वंस, वो हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड होती है। तो मैंने तो अपनी कॉस्ट कैसे बताई कि मुझे ये बंदा मार्केट में अगर चेंज करने पे कितना पड़ेगा, मैं उस हिसाब से कॉस्ट बना रही हूँ। ठीक है। सो एडवांटेज इसमें क्या हो गई कि भैया आप एक तरीके से लेबर की मार्केट वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन इसमें ऐड किया, प्रेजेंट वैल्यू आप देख रहे हो। ठीक है। ये हमारी एडवांटेज हो गई। लिमिटेशन क्या हो गई कि आपने रिप्लेसमेंट एक हाइपोथेटिकल मान के चल रहे हो, आप ये नहीं देख के चल रहे अगर रिप्लेसमेंट नहीं हुई तो क्या वैल्यू होगी, आप ये नहीं देख के चल रहे। तो ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है। थर्ड हमारा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग मेथड्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग मेथड्स ये है कि आप एक तरीके से मान के चल रहे हो कि फ्यूचर में मैं एक एम्प्लॉय से कितने पैसे कमा कहते हैं कहते हैं मतलब कितने मेरे मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कितना मैं उससे कमा सकता हूँ, वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है। और उसके बेसिस पे मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू देख रहा हूँ। तो वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग मेथड होता है, वेयर द वैल्यू एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ देयर एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स। समझ गए। ठीक है। वाइडली एक्सेप्टेड ड्यू टू द सिंप्लिसिटी एंड द रेलेवेंस। और ये वाइडली एक्सेप्टेड है क्योंकि आप फ्यूचर की टाइम में देख रहे हो कि फ्यूचर में आपको ये कितना पैसा कमा करके देगा, उसके बेसिस पे करो, तो ये ज्यादा हम बोलते हैं रेलेवेंट है। ठीक है। क्रिटिसिज्म का क्या है कि ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो है उसको इग्नोर कर देता है। बस ये वाला तो क्रिटिसिज्म आप किसी में भी घुसा सकते हो। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आ जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। इसमें भी आगे इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। अब इतना तो आप थोड़ा सा गेस करके देखो क्या हो सकता है इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। वही चीज कि कितना आपका एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है, उस बेसिस पे आप उसकी कॉस्ट और उसकी कहते हैं वैल्यू डिसाइड करते हो। सो मेजर द कंपनी एम्प्लॉयज वैल्यू ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग्स, वो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू मेथड है। हम इकोनॉमिक वैल्यू मेथड पहले हम जो इकोनॉमिक वैल्यूज किससे समझ रहे थे कि भैया कितना हमारा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में जा रहा है। अब यहाँ पे तो इकोनॉमी नहीं है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। तो अच्छे से याद कर सकते हो आप कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग, वो हमारा हो गया इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। इसमें हमारा क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन पे हम ध्यान देते हैं, कॉस्ट पे ही सिर्फ ध्यान नहीं देते। लिमिटेशन क्या है कि डिफिकल्ट टू आइसोलेट द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अब आप ये कैसे देखोगे कि भैया ये वाला एम्प्लॉय मेरे लिए कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये वाला, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। रिटर्न ऑन द एफर्ट मेथड। अब रिटर्न ऑन एफर्ट यहाँ पे क्या है कि कंसिडर्स द आउटपुट एंड द परफॉर्मेंसेस लिंक टू द एम्प्लॉय इनपुट एंड एफर्ट। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस चेक करते हैं कि कितना हमने उस पर खर्चा करा और उसने कितना हमें बना करके दिया। हम उसके ऊपर कहते हैं कंपैरिजन करते हैं। सो मोर डायनेमिक बट हार्डर टू क्वांटिफाई दैट एक्यूरेटली, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल लेवल पे चेक करो कि आपने उस पे कितना खर्चा किया और उसने वो कितना करके दिया। सो ये थोड़ा सा हमारे लिए डायनामिक हो जाता है कि हर एक एम्प्लॉय का वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट होता है, और असेसिंग आल्सो कुड बी सब्जेक्टिव हियर। सो इसलिए ये हमारे लिए हार्डर हो जाता है
to quantify it accurately. Conclusion हम इसे कह सकते हैं, each method has strengths, ठीक है, मतलब हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी खुद खुद की है, यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्चुअल रियल लाइफ में जो चलता है वो मिक्स ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वैल्यूएशन चलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हाउ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट ट्रीटेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी बहुत इजी तरीके से आपको समझ आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब कम, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट यहाँ पर जो है ना किससे है, शेयर होल्डर से है, ठीक है। अ, अब यहाँ पर ये है कि कम शेयर होल्डर्स, कम शेयर होल्डर्स यहाँ पे कौन सा वाला सिनेरियो है, इट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द पोजीशन जब आपका पूरा जो इक्विटी वैल्यू होती है उसमें सारा मेजर पोर्शन आपके पेरेंट कंपनी का होता है और वो छोटा सा जो पोर्शन होता है वो अदर देन पेरेंट कंपनी का होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाता है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑल्सो नोन एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग क्यों, क्योंकि अब ये आपके पेरेंट कंपनी का पार्ट नहीं है, एक आउटसाइडर्स ऑफ योर कंपनी है। So it's a non-controlling interest refers to the portion of equity in a subsidiary not owned by the parent company. इजी था, अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। ट्रीटमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हम इसमें ट्रीटमेंट कैसे दिखाते हैं, इसको ना थोड़ा सा कहते हैं सेपरेट करके दिखाते हैं कि ये आउटसाइडर्स का है, ठीक है। इसे ये एक हो गया शोन सेपरेटली इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अंडर इक्विटी, ठीक है। The share of the net income attributable to minority shareholders deducted from the consolidated net income. ये एक तरीके से क्या होता है, जो consolidated net income होती है उसमें से जो हमारा minority shareholders होता है वो डिडक्ट होता है, ठीक है। represented as a separate line in equity section, ये एक तरीके से separate line में दिखाई जाती है equity section में। इजी था, अच्छे से आप लिख पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए वही मैं आपको फिर समझा दूं कि अगर एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के इक्विटी या हम बोल सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 80% ले लेती है और 20% जो है वो मतलब हम बोल सकते हैं अदर शेयर होल्डर्स के पास होता है। सो हम बोलेंगे कि जो 20% है दैट इज बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझ गए, है ना, इजी था मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, एबीई एक्वायर्स इनोवेट, हाँ, इनोवेट आईएनसी फॉर 1 लाख, हाँ यहाँ पे 1 लाख लाख है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 लाख मान के चलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक कंपनी को एक्वायर करा 1 लाख में। द फेयर वैल्यू ऑफ इनोवेट आइडेंटिफिएबल एसेट इज 70,000 एंड इट्स लायबिलिटी इज 20,000, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द गुडविल यूजिंग द नेट एसेट मार्केट वैल्यू मेथड, हाउ विल गुडविल विल बी ट्रीटेड इन द मूवी। अब जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं ना वो बोलेंगे ये वाला तो नहीं तो लड्डू क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि वो ऐसा ही क्वेश्चन ना क्लास 12th में करके आ चुके हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या है इसमें कि उसने बोला एक्वायर करते वक्त एबी कंपनी ने मतलब सॉरी हाँ भाई इनोवेट कंपनी ने एबी कंपनी से 1 लाख रुपए चार्ज करे एक्वायर करते वक्त, ठीक है। बट एक्चुअल में इनोवेट के पास एसेट्स लायबिलिटी कितने की थी, 70,000 की तो भैया उसके पास एसेट्स थी और 20,000 की उसके पास लायबिलिटीज थी, ठीक है। तो एक्चुअल में तो उसका फिर कितनी हम बोल सकते हैं वैल्यूएशन होनी चाहिए पूरी कंपनी की, वो होनी चाहिए 50 लाख, 50 लाख उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। आप समझ आ गया ना कि भैया एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो हमारी वैल्यूएशन कितनी हो गई 50 लाख। बट उसने लिया उससे कितना कंसिडरेशन, उसने कितना किया 1 लाख का। तो गुडविल क्या हो गया, ये हिडन गुडविल का केस था जो हमने क्लास 12th में किया था, ठीक है। सो 1 लाख हमारा परचेज कंसिडरेशन है, उसमें से नेट एसेट जो उसने ली थी ये हम बोल सकते हैं कंपनी की एक्चुअल वैल्यू जो थी, नेट वैल्यू जो थी 50 लाख थी, तो हमने वो माइनस कर दिया, तो 50 लाख जो है उसकी वो सिर्फ उसने गुडविल के पैसे लिए हैं, ठीक है। और ये अब एक्वायर्ड गुडविल है, तो ये वाली जो गुडविल होगी वो बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि इनोवेट की बैलेंस शीट में ये गुडविल प्रेजेंट नहीं थी क्योंकि ये ओन्ड गुडविल थी, ठीक है, इनोवेट के टाइम पे। बट अब एबी ने पैसे दिए हैं इस गुडविल के, तो ये बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, ठीक है। सो गुडविल इज शोन एज एन इंटेंजिबल एसेट, अभी इंटेंजिबल एसेट में दिखाई जाएगी। तो आप बोलोगे कि इंटेंजिबल एसेट तो अमोर्टाइज होती है, हमें पता ही है, बट ये अमोर्टाइज नहीं होगी, ये एक तरीके से इम्पेयर्ड वैल्यू इम्पेयरमेंट की तरह ट्रीट होगी। इम्पेयरमेंट यहाँ पे क्या होता है कि हम ना
अपनी वैल्यू की करेक्शन करते रहते हैं एज पर द मार्केट रेट, या हमें जब लगता है कि मार्केट की वैल्यू के बेसिस पे इसको करेक्शन करना चाहिए, तो ये तब ही सिर्फ चेक की जाएगी, वो भी एनुअल बेसिस पे, कि अब मेरी गुडविल बढ़ी है घटी है, ये सब चीजें हम देख के उसको करेक्शन करेंगे। ठीक है, और वो भी करेक्शन किससे होगा, हमारा पीएनएल अकाउंट में हो जाएगा, के थ्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। व्हाट आर द वेरियस इमर्जिंग ट्रेंड्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? क्या तरीके होते हैं, मतलब क्या हमारे नए ट्रेंड्स आ गए हैं एट द टाइम ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंं? सो ये भी बहुत ईजी है कि अब हमारा जो है ना इंटीग्रेटिंग रिपोर्टिंग शुरू हो गई। इंटीग्रेटिंग रिपोर्टिंग कहती है कि अभी तक हम सिर्फ फाइनेंस की चीजें बताते थे आपको, अपने शेयर होल्डर्स को, कि भैया फाइनेंस में हमारा ये इतना बढ़ गया, इतना घट गया, ये सब चीजें हम ऐसे बताते थे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एनवायरमेंटल और सोशल रिपोर्टिंग भी बता रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से हम होलिस्टिक व्यू बता रहे हैं, सो दैट इज इंटीग्रेटिंग रिपोर्टिंग। अब हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, किसको हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ईएसजी को। ईएसजी क्या है, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस को। साथ में ही हम एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं। ये क्या है, एक्सटेंसिबल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हम यूज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। रियल टाइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्लाउड बेस्ड एंड एआई ड्रिवन अकाउंटिंग हो रही है, कंप्लायंसेस हो रहे हैं, सब एक्यूरेसी को किससे मेंटेन किया जा रहा है, हम एआई से करा जा रहा है। ठीक है, नैरेटिव रिपोर्टिंग हो रही है, ये इसमें कमेंट्रीज वगैरह ये सब चीजें बताई जा रही है, जो भी एनालिसिस है। ग्लोबल कवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जा रहा है कि हर एक जगह पे एक ही स्टैंडर्ड्स जो है माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से इवॉल्विंग ट्रेंड्स है। ठीक है, या इमर्जिंग ट्रेंड्स है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। कंसीडर द लीज टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द रिटेल लोकेशन। ये लीज टर्म्स दे रखे हैं। लीज है 10 साल के लिए, एनुअल लीज पेमेंट है 2 लाख की, और ये एंड ऑफ द ईयर दी जाती है। ठीक है जी, एन्युटी मतलब आप देख सकते हैं। अब ये है नो ओनरशिप और बार्गेन परचेज ऑप्शन है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ओनरशिप नहीं होगी एंड एंड में, या बार्गेन नहीं किया जाएगा परचेज के लिए। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट जो है 25 साल है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो है 25 लाख है। विल द अबव लीज ट्रांजेक्शन बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग लीज और द फाइनेंशियल लीज? पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। भाई आप ना थोड़ा सा ध्यान दो, दो चीजों में आप ये क्वेश्चन ठीक कर लोगे। पहली बात ये कि भैया नो ओनरशिप और बार्गेन परचेज ऑप्शन। ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रही, परचेज के लिए भी कोई बार्गेनिंग नहीं की जा रही। ठीक है, पहला हिंट मिल गया। दूसरा हिंट और देखो। दूसरा है कि भैया यूजफुल लाइफ तो इसकी 25 साल है, बट लीज कितने के लिए हो रही है, 10 साल के लिए हो रही है। ओके, अब इन दोनों से ही हमने इसका आंसर का निचोड़ निकालना है। कैसे करेंगे हम, कि भाई पहले तो ये ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, तो चांसेस हैं कि ये हमारी कौन सी होगी, ऑपरेटिंग लीज होगी। बट हमें और चेक करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि कहते हैं परसेंटेज की, एक्चुअल में ये लीज टर्म है कितने परसेंटेज की। तो हमने क्या किया, 10 डिवाइड बाई 25 ईयर्स किया कि कितना एक्चुअल में यूजफुल लाइफ जो है यूज की जा रही है एट द टाइम ऑफ लीज। तो वो देखा हमने 40% ही है, एंड अकॉर्डिंग टू द हम बोल सकते हैं एएस 75% से ज्यादा होनी चाहिए अगर हमें उसे फाइनेंसिंग लीज कंसिडर करना है। तो इस वजह से ये कौन सी हमारी हो गई, ऑपरेटिंग लीज हो गई। ठीक है, आगे समझ। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग लीज एंड द फाइनेंशियल लीज। इसके लिए तो आप मुझे लगता है प्रो हैं। अब फिर भी चलो हम देख लेते हैं बड़ी क्विकली कि ओनरशिप इसमें क्या होती है ऑपरेटिंग लीज में, कि ये लेसर के पास ही रहती है। लीजी का कुछ भी नहीं होता इसमें देना देना। फाइनेंशियल लीज में चांस होता है कि अगर ये एंड ऑफ द लीज ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, टर्म क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। मेजर लाइफ ऑफ द एसेट जो होती है वो किसके पास होती है, यहाँ पर लीजी के पास ही होती है। ठीक है, बैलेंस शीट में कौन रिकॉर्ड कर सकता है, लीजी नहीं रिकॉर्ड कर सकता। ठीक है, इसमें लीजी रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, रिस्क और पार्ट किसको देखना पड़ते हैं भैया, जब एसेट ही उसकी नहीं है तो कौन देखेगा, यहाँ पर लेसर देखेगा। बट जब उसकी हो गई है तो यहाँ पे कौन देखेगा, लेसी देखेगा। फिर डेप्रिसिएशन कौन यहाँ पे करेगा, लेसर क्लेम करेगा कि एसेट किसकी है, लेसर की है, और यहाँ पर लेसी करेगा। इजी था, आप और भी मुझे लगता है और भी बना लोगे, इतने प्रो हो गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर शुड एक्स वाई जेड लीज और बाय। अब एक्स वाई जेड को लीज करना चाहिए, बाय करना चाहिए। अब मैं बोलूंगी ये ना बहुत सारे क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आपको सारे तरीके ही देख लेने चाहिए कि अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से टिल्ट करके आया तो आप उसका आंसर दे सकें। सो वी विल एज्यूम द डिस्काउंटेड रेट। यहाँ पे हमने डिस्काउंटेड रेट हम यहाँ पे ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के हिसाब से हम चेक करके, प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे हम यहाँ पे चेक करके
आंसर निकालेंगे पहले। तो हमने 10% ले लिया है इसका कि भैया डिस्काउंट रेट यहाँ पे क्या है 10% है। हमें पता है भैया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये वाला हमारा एन्युटी वाला केस बन रहा है। ठीक है, तो हमने इसका क्या किया 1 माइनस 1 प्लस आर की ब्रैकेट में होल पावर माइनस एन अपॉन में आर। यहाँ पे आर यहाँ पे हमारा रेट है और एन हमारा टाइम है। हमें दो सारी डिटेल्स ऊपर गिवन है, हमने इसको फॉर्मूले में डाला। ठीक है, और हमारा क्या निकला पीएमटी हमने इसका पीएमटी हमें पता ही है 2 लाख का है। रेट हमें पता है 10% है। टाइम भी हमें 10 साल का पता है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमने 2 लाख की। वो हमारी एन्युटी की बेसिस पे कितनी बनी 12,29,000। ठीक है, 12,29,000 ये हमारी प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ लीजिंग है। बाय के लिए क्या होगा, बाय के लिए तो प्रेजेंट वैल्यू में पता ही है 25 लाख है, आगे और अभी सेटलमेंट होगी तो 25 लाख की होगी। ठीक है, 25 लाख और ये तो है 12,29,000 ये है। इन दोनों का कंपैरिजन किया, किसमें बेनिफिट आ रहा है, लीज में आ रहा है। हमें किस में जाना चाहिए, लीज में जाना चाहिए। ठीक है, लो द इनिशियल कॉस्ट पे एज यू यूज। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमें अपफ्रंट तो देना पड़ता है और वो पूरी यूज हो या ना हो, तो बेटर इसमें किस में जाना ही है, हमें प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो के बेसिस पे भी लीज पे जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। तो इसमें तरीके हमने क्या क्या बता दिए कि एक तो हमारे पैसे बच रहे हैं, एक हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, और कोई भी हमें रेसिडुअल वैल्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने एक तरीके से और देखा कि हम अगर टैक्स वगैरह इस सब चीजों को भी चेक कर ले कि भैया टैक्स सेविंग किस में ज्यादा होगी। तो टैक्स सेविंग किस में ज्यादा होगी, हमने सारी डिटेल्स फिर से यहाँ पे लिख ली। ठीक है, और इसमें हमने मान के चले कि भैया जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू होगा, और टैक्स रेट हमने 30% लेके ये सब चीजें देख ली। अब उसने बोला कि भैया वही बात है यहाँ पे कि भैया हमारा लीज पेमेंट तो 2 लाख है। लीज की अमाउंट जो होती है फुली टैक्स डिडक्टेबल होती है, मतलब इसमें टैक्स नहीं चार्ज होता है। तो हमने 30% जो हमने यहाँ पे एज्यूम करके चले थे कि हम टैक्स रेट 30% ले लेते हैं, तो वो हमारा 60,000 है। 60,000 हमारा पैसा बच रहा है किसमें, लीज के ऑप्शन में। और 60,000 10 साल तक के लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लीज का ऑप्शन हमें कितने का दिया है 10 साल का। तो हमने यहाँ पे 10 साल के करके मल्टीप्लाई करके हम 6 लाख हम जो टैक्स बचा रहे हैं अगर हम लीज करते हैं। तो अब बाय देख लेते हैं। बाय में हम क्या कर रहे हैं भैया, बाय में हमारा डेप्रिसिएशन भी हम चार्ज कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, नाइस। और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमें टैक्स उतने से हमें कम देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन हमारा कैसे निकलेगा भाई, 25 लाख का 25 सालों से 1 लाख का हमारा डेप्रिसिएशन मान लिया। ठीक है, 1 लाख का 30% 30,000। 10 साल से क्यों कर रहे हैं आप बोलोगे, 25 साल से क्यों नहीं किया, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों को सेम ही सालों से देखोगे ना, इसलिए 10 साल से किया। 30,000 का हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3 लाख आया। बेनिफिट किसमें मिला, इसमें भी लीज में मिला। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर टैक्स सेविंग कितनी हो रही है 6 लाख की हो रही है, और यहाँ पे टैक्स सेविंग कितनी हो रही है 3 लाख की हो रही है। ठीक है, और क्या क्या प्रोज और कौन हम देख सकते हैं, हम लीज के प्रोज बताएंगे तो ये है भैया कि लोअर अपफ्रंट कॉस्ट है, नो ओनरशिप रिस्क है, टैक्स डिडक्टेबल लीज पेमेंट्स में हो जाएगा। और बाय के क्या है कि भैया आपको एसेट ओनरशिप मिल जाएगी, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, और यूजफुल बियॉन्ड द 10 साल। 10 साल के बाद भी आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फुल फ्लेज आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, आंसर के लिए कॉन्फिडेंस भी बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच अकाउंटिंग अप्रोच इज कॉमनली यूटिलाइज्ड फॉर जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाट प्रिंसिपल्स एनालाइज इट्स एप्लीकेशन। अब जॉइंट वेंचर के इन्वेस्टमेंट्स के लिए कौन सी अकाउंटिंग अप्रोच की जाती है यूज, तो उसका है अकाउंटिंग अप्रोच फॉर जॉइंट वेंचर। ठीक है, उसके लिए क्या है हमारी इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। जॉइंट वेंचर्स क्या होता है कि जब दो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं साथ में मिलकर के अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो हमारा जॉइंट वेंचर होता है। ठीक है, सो अब एक तरीके से आप समझो कि दो बिजनेसेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब दो डिफरेंट पार्टीज मतलब कि यहाँ पे दोनों की इक्विटी भी जो है, दोनों के जो भी स्टेक्स हैं वो भी डिफरेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो अकाउंटिंग है उसको याद करने का तरीका आप समझ लीजिए स्टेक्स से कि इक्विटी मेथड ऑफ द अकाउंटिंग, ये हम बोल सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। इस अकाउंटिंग में क्या कहते हैं कि भैया द इन्वेस्टमेंट इज द इनिशियल रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। जो इन्वेस्टमेंट है वो आप किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, अपनी कॉस्ट के जो एक्चुअल कॉस्ट है उसी पे ही रिकॉर्ड करोगे। इन्वेस्टर की जो जॉइंट वैल्यू में जो उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं वो डिडक्ट होते रहेंगे उसके उसके इन्वेस्टमेंट में। अगर प्रॉफिट है तो वो हम प्लस कर देंगे, सॉरी प्रॉफिट या डिविडेंड है तो वो हम उसके इन्वेस्टमेंट्स में माइनस कर देंगे कि भैया हमने ठीक है ये
पैसे ले लो हमसे, डिविडेंड हमने दे दिया आपको और उतने से आपकी इन्वेस्टमेंट घटा देंगे और अगर कुछ है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी तो वो एडिंग हो जाएगी। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। जैसे ही डिविडेंड रिसीव हो जाएगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिड्यूस कर दी जाएगी। इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब इससे पूरे मेथड के बीच में प्रिंसिपल क्या है, सस्टेन ओवर द फॉर्म। इवन द लीगल ओनरशिप मे नॉट बी फुल, आप उसकी पूरी ओनरशिप नहीं ले सकते हो, बट इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट इन्वेस्टर के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। यूजली दे इंडिकेटेड बाय द 20 to 50%। इसमें इनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो कितना होता है, 20 to 50% होता है। सो मेन यहाँ पर क्या ध्यान दिया जा रहा है कि भैया इन्वेस्टमेंट का कितना इन्वेस्टमेंट है, उस बेसिस पे हमारी अकाउंटिंग होनी चाहिए। ये इसका मेन हम बोल सकते हैं आइडिया होता है। ठीक है, की फीचर इसमें क्या है, नो लाइन बाय कंसोलिडेशन, मतलब कि हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे कंसोलिडेशन में नहीं बताते। इन्वेस्टर डजंट कंबाइन द फुल एसेट्स एंड liabilities of the JV in its balance sheet, instead showing it as the one line item investments in जॉइंट वेंचर। मतलब वो एक एक चीज नहीं बताता कि मैंने कहते हैं गाड़ी लेकर के आया इन्वेस्टमेंट कहते हैं एसेट में, और मोटर बाइक लेकर के आया या घर दिया ये दिया या लाइबिलिटीज इतनी इतनी चढ़ाई, नहीं। वो यहाँ पे जस्ट एक लाइन में बैलेंस शीट खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस शीट बन रही है वो जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंपनीज थी उनकी नहीं बन रही, यहाँ पर एक जो मर्ज हो गई है, जो एक जॉइंट वेंचर अब जो क्रिएट हो गया उनकी ये बन रही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर के नाम से दिखा दी जाती है। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज, इसमें किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस इसमें जो दिखाया जाता है वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे दिखाया जाता है कि इन्वेस्टर के प्रोपोर्शनल बेसिस पे दिखाया जाता है कि अगर इन्वेस्टर का 30% है जेवी में इन्वेस्टमेंट, तो उसको 10 लाख का प्रॉफिट जो जेवी ने कमाया है उसका सिर्फ 3 लाख मिलेगा। ठीक है, और इसकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट्स और लॉसेस की बेसिस पे जो डिविडेंड्स होते हैं उसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट घटाते जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स द रियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इसमें एक्चुअल में जो इन्वेस्टर का जितना अब इन्वेस्टमेंट रह गई है वो अपडेट हो जाती है एज पर द इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज इट इज नहीं दिखती। ठीक है, सो इसलिए रियल रिफ्लेक्ट द रियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पेरेंट कंपनी P has net profit of 80,000 and its subsidiary S has net profit of 30,000. However, the 10,000 of S profit comes from the internal transactions with P. Calculate the consolidated net profit. क्या बकवास करी मैंने वो समझाती हूँ। पेरेंट कंपनी पी है, उसका जो उसने इनकम कमाई वो हम बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट जो उसने कमाया वो 80,000 कमाया। नेट प्रॉफिट उसका कितना है? 80,000। सब्सिडरी का नेट प्रॉफिट कितना है? 30,000। ठीक है, बट जो सब्सिडी का 30,000 है ना, उसमें जो ये इसने 10,000 है वो इसने पी से ही कमाया है। अब आप बोलोगे पी से ही कैसे कमाया है? यहाँ पे क्या है, पेरेंट कंपनी, यहाँ समझो, यहाँ पे ये इंटर कंपनी का केस बन रहा है। इंटर कंपनी का क्या केस होता है? जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं विद इन योर कंपनी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरी एक कंपनी है दिल्ली में और मेरी ही एक ब्रांच है मुंबई में। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने अपना अपना जो भी इनकम है या जो मेरा प्रॉफिट है वो जनरेट किया थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, और दूसरी वाली कंपनी ने भी किया। ठीक है, अब क्या हुआ, कभी मेरे पास स्टॉक नहीं था तो मैंने मार्कअप क्या होता है कि इंटरनल बेसिस पे थोड़ा सा कम प्रॉफिट में मैंने सामने वाले बंदे को बोला तू मेरे को अपने गुड्स दे दे। ठीक है, मैं आगे अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स की डिमांड्स वगैरह आई हुई हैं, ये जो भी मेरे पास ये थे, जो भी मेरे पास ऑर्डर वगैरह आया है उसको मैं पूरा कर लूंगी। ठीक है, और इतना जो प्रॉफिट है वो मेरे से कमा लियो। ठीक है, सो वो वाला मैं थोड़ा ना रिकॉर्ड करूंगी, तो डबल अकाउंटिंग हो जाएगी कि वो मैं भी प्रॉफिट उस पे कुछ ना कुछ चार्ज करूंगी, वो भी प्रॉफिट चार्ज करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको माइनस करना पड़ता है। देखो समझो कैसे, कि भैया नेट प्रॉफिट जो है बिफोर एडजस्टमेंट किया था 80,000 और 30,000, ये हमने सीधा सीधा ले लिया। ठीक है, बट 10,000 मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ये जो मैंने प्रॉफिट कमाया था वो मैंने अपनी ही कंपनी से कमाया था, तो उसको क्यों इंक्लूड करूंगी? क्योंकि उसने भी तो कहीं ना कहीं उस वाले ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड किया होगा ना अपनी एक्चुअल इनकम में। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1,10,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। Question number 6. Elaborate on treatment of right issues on EPS. Additionally, compute the analyzed EPS for following case. ये क्वेश्चन मैं बोलूंगी इंटरेस्टिंग है, डरा नहीं रही कि डिफिकल्ट है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा सुनोगे और देखोगे तो।
ठीक है, क्योंकि मेरे को मजा आया तो मैं बोल रही हूँ आपको भी मजा आएगा। क्या है यहाँ पे, एपीए लिमिटेड हैड 40 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। ओके, ऑर्डिनरी शेयर्स थे 40 लाख। आप बोलोगे ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, है ना? पता चलेगा ऑर्डिनरी ये क्यों कह रहा है बाद में। On 30th September 2023, a right issues of 144 at 50 shares was made। ये लाइन क्या बोल गया, नहीं समझ आया ना? ये समझो क्या है कि हर एक शेयर जो है वो और दे देगा कितने पे, जो ऑलरेडी उसने 4 शेयर दे रखे हैं, कितने, 50। इसको कैसे समझो कि for every 4 shares you hold, you can buy 1 new share at 50। मतलब कि ऑलरेडी जो कि शेयर होल्डर्स हैं एपी कंपनी के, उनके पास अब एक राइट है कि वो अपने 4 शेयर अगर उनके पास होल्ड है तो वो उस पे एक शेयर ले सकते हैं। कितने प्राइस पे, 50 रुपए पे। ठीक है। एंड अब ये वाली बात तो समझ आ गई। अब क्वेश्चन आगे और पढ़ते हैं। मार्केट प्राइस का पहला क्या था, वो था 100 रुपए। मतलब जो ये 40 लाख जो बनाए थे, शेयर दिए थे, वो कितने पे दिए थे, वो 100 रुपए पे इशू करे थे। और जो अब नए शेयर इशू करे जा रहे हैं वो कितने पे जा रहे हैं, 50 पे जा रहे हैं। बट उसकी कंडीशन क्या है कि हर 4 शेयर वालों को एक शेयर दिया जाएगा। ये कंडीशन है। ठीक है। अर्निंग ऑफ द ईयर जो है वो कितनी है हमारी, मतलब बाय 31 मार्च 2024 5 लाख की अर्निंग है। ईपीएस फॉर द लास्ट ईयर जो है वो कितना है हमारा, 90 90 पैसा। ठीक है, हम बोल सकते हैं 0.90 रुपी। ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहता है भैया हमें ना पूरी इसकी ट्रीटमेंट बता दो कि ईपीएस की क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या होगी, और ईपीएस क्या हमारा बनेगा बाद में, एडजस्टेड कैसे होगा और उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, सब चीजें हमें बता दो। ठीक है जी, बता देते हैं। अब आप ये देखो कि भैया एडजस्टमेंट करने की नीड है। क्यों? क्योंकि अब आपके राइट इश्यूज भी शेयर हो गए हैं। अब एडजस्टमेंट करने की नीड है। A right issue at discount creates the bonus element। अब ये जो डिस्काउंट, जो राइट इशू हुआ है ना, ये डिस्काउंट पे हुआ है। आप खुद ही देख रहे हो कि 100 रुपए का था शेयर, बट वो कितने पे दिया दे रहा जा रहा है अब, 50 पे दे रहा है। एक तरीके से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या हुआ है, फायदा हो रहा है कि हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट, मार्केट में जो चीज 100 रुपए की है और आपको 50 रुपए मिल रही है, इसका मतलब आपको फायदा हो रहा है। फायदे को यहाँ पे वो कह रहे हैं दिस इज क्रिएटिंग द बोनस एलिमेंट। ये हमारा बोनस एलिमेंट है। ठीक है। Hence, past and the current EPS need to be adjusted using the bonus fraction। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया पहले का भी और अभी का भी जो ईपीएस है उसका में हमें बोनस फ्रैक्शन देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम दिखा तो वहां पे ये रहे हैं कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो अब 40 लाख पहले पहले के, और 50 हम बोल सकते हैं और कितना बनेगा ये, अगर आप देखोगे 4 का एक है ना, तो हम बोलेंगे इसका 50 लाख। ठीक है, और सॉरी 50,000 और। ठीक है, तो मतलब 40,50,000 जो है मेरे, और मेरे शेयर खड़े हो रहे हैं। बट वो एक्चुअल में तो आपके लिए इतने पैसे नहीं है ना, उसका आपको देखना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में उसकी क्या वैल्यू है। तो वो हम आगे इसमें देखेंगे। अगर आपको मेरी बात अभी समझ नहीं आई तो भी आपको धीरे से समझ आ जाएगी क्या क्या चीजें हैं। सो बोनस फ्रैक्शन क्या होता है, नाउ इफ द राइट इशू इज एट डिस्काउंट, जो डिस्काउंट में हुआ है, देयर इज द बोनस एलिमेंट। ये एक तरीके से बोनस एलिमेंट है, समझ चुके हो आप। ठीक है। विच डिस्ट्रोज द कंपैटिबिलिटी विद द प्रीवियस ईपीएस। ये एक तरीके से प्रीवियस ईपीएस को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा। डिस्टॉर्ट मतलब थोड़ा सा हार्म पहुंचाएगा। क्यों हार्म पहुंचाएगा? क्योंकि आपका ईपीएस तो सेम ही रहा ना, अर्निंग पर शेयर तो आपका सेम ही रहा। प्रॉफिट तो यहाँ पे बता ही नहीं रहा कि प्रॉफिट बढ़ा नहीं बढ़ा। वो आपको ये बता रहा है कि अब जो डिवीजन जो जिन बंदों में होना था वो अब बढ़ गया, तो एक तरीके से आपका अर्निंग पर शेयर जो रिड्यूस होगा। सो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। टू फिक्स दिस वी एडजस्ट द प्रायर ईयर ईपीएस यूजिंग द बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। इसलिए हम कौन कौन सा तरीका यूज करते हैं, बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर का तरीका यूज करते हैं। तो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए हमें करेंगे बोनस का फ्रैक्शन चेक करेंगे। बोनस फ्रैक्शन हमारा एक फॉर्मूला होता है, मार्केट प्राइस बिफोर इशू, जो मार्केट प्राइस थी हमारी बिफोर इशू, वो डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अब ये एक्स राइट थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या है, ये है कि एक्चुअल में क्या कंडीशन दी गई है एट द टाइम ऑफ इशूइंग द राइट राइट इशू, क्या क्या दी गई है, हमें वेटेज चेक करनी होती है। सो इट्स द वेटेज एवरेज प्राइस पर शेयर आफ्टर द राइट इशू। इसको हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर्स हैं, ओल्ड शेयर को मल्टीप्लाई किया ओल्ड मार्केट प्राइस के साथ। ठीक है। और सॉरी ओल्ड शेयर है, हाँ ओल्ड मार्केट प्राइस के साथ प्लस
जो राइट शेयर है जो न्यूली लॉन्च हुए हैं उसको मल्टीप्लाई किया राइट प्राइस के साथ और उसको डिवाइड कर दिया टोटल शेयर्स में। अब आप हमें यहाँ पे कहीं नहीं पता कि एक्चुअल में कितने शेयर्स लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, ये हम कर भी सकते हैं, बट इससे अच्छा है यहाँ पर मतलब एज पर द क्वेश्चन कैसे ट्रीट किया गया है कि हमने ओल्ड शेयर यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पे 4 है, जो हमारे एक्चुअल में जो हमें कंडीशन दी गई है वो क्या है, 4 ओल्ड शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों 100? कि हमारा जो पुराने शेयर्स का प्राइस था वो कितना था, 100 था। ठीक है, प्लस 1 उस 4 के बदले कितना जाएगा, दिया जाएगा 1, प्लस 1 कितने पे, 50 पे। दोनों शेयर्स को अगर देखा जाए 4 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, थ्योरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस। आप इसको मैं और अच्छे से समझाऊं, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एवरेज निकाल के दी गई है कि हम अब किसके बेसिस पे मान के चलेंगे कि हमारी जो अब शेयर वैल्यू बची है वो कितनी है। तो वो देखने के लिए हमने एक तरीके से एवरेज निकाल लिया पुराने का और नए का, उसको डिवाइड कर दिया टोटल से। बहुत इजी है, जो नॉर्मल हम मैथ्स लगाते हैं वो वाली मैथ्स यहाँ पे यूजिंग है। ठीक है, उसको हमने डिवाइड कर दिया मार्केट प्राइस जो पहले का यूज हुआ था, कि इम्पैक्ट चेक करने के लिए कि हमारा मार्केट प्राइस उतने से कितने से वेरी करेगा, जो पहले हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। ठीक है, सो 100 डिवाइड बाय 90 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो हमारा आ गया 1.11। ठीक है, ये हमारा आ गया बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन आ गया हमारा पूरे शेयर होल्डर के प्राइसेस में। अच्छा, अब यहाँ पर है हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ द शेयर्स। यहाँ हमने फ्रैक्शन निकाला था ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू, यहाँ हम नंबर ऑफ द शेयर्स निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ द शेयर्स हमने कैसे निकालेंगे कि भैया 40 लाख जो शेयर्स हमने इशू करेंगे तो पूरे साल के इशू में है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि इन्फॉर्मेशन कैसे है कि ये वाले जो है ना ये 1 जनवरी की वैल्यू बता रहा है और ये बता रहा है 30 सितंबर में जो इसने एक्स्ट्रा राइट इश्यूज करे हैं, और फिर अर्निंग पर शेयर हमें बता रहा है वो 31 मार्च 2024 की। अब आपको यहाँ पे टाइम भी देखने की जरूरत है कि अर्निंग अगर आपको वो 31 मार्च 2024 की दिखा रहा है, इसका मतलब उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा फॉलो कर रहा है, हमारा जो हमारा नॉर्मल वाला होता है वो वाला ही फॉलो कर रहा है कि अप्रैल से मार्च वाला। ठीक है, बट हमें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वो शेयर्स कौन सा बता रहा है, जनवरी वाला बता रहा है। तो हम तो यही मान के चलेंगे हमें कौन सा फाइनेंशियल ईयर निकालना है, हमें अप्रैल 23 से लेकर के मार्च 24 तक का हमें फाइनेंशियल ईयर का निकालना है। सो अगर जनवरी 23 में ही इसके पास ऑलरेडी था तो इसका मतलब थ्रू आउट द ईयर इसके पास ये 40 लाख का ऑर्डिनरी शेयर होगा। तो हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, हमने यहाँ पे क्या किया कि फुल ईयर के लिए हमारे पास 40 लाख था यहाँ पे। ठीक है, राइट ऑफ द शेयर जो है यहाँ पे एक दिया जा रहा है 4 के लिए, इसका मतलब हम 4 को डिवाइड करें, मतलब 40 लाख ऑलरेडी जो हुए उनको डिवाइड करें 4 से, तो हमें पता चल जाएगा कि उनको एक एक मिला है। ठीक है, तो वो हमारा आ गया 10 लाख। तो इसका मतलब कितने शेयर किए गए हैं इशू फर्दर 30 सितंबर को, 10 लाख और। ठीक है, तो 40 प्लस 10 हमारा 50 लाख हो जाना चाहिए, बट ये 30 सितंबर को किया गया है, इसका मतलब सिर्फ 6 महीने ही हम इसको यूज करने वाले हैं। तो हमने इसके वेटेज क्या दे दी, हमने इसको डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर लिया, ये हमारा 5 लाख आ गया। इन दोनों को हमने प्लस किया, दैट इज 45 लैक्स। ठीक है, ये हमारे एक्चुअल में शेयर्स आ गए। 45 लाख शेयर्स को हमने एडजस्ट करा, अपनी जो हमने ऊपर बोनस शेयर बोनस फ्रैक्शन निकाली थी ना 1.11, उससे हमने मल्टीप्लाई किया। ये हमारा आ गया 49,000 49,095, ओ सॉरी 49,95,000। ठीक है, सॉरी मेरी तबीयत खराब है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी, थोड़ा मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए। तो बिकॉज द राइट इशू वाज एट द डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस में किया गया था तो इसलिए हमें बोनस एलिमेंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में आपके पास पूरे पूरे पैसे उतने ही नहीं आए हैं, आपके पास जो पैसे आए हैं वो 45 लाख नहीं आए होंगे, आपके पास जो आए होंगे वो 49,900 49,95,000 आए होंगे। ठीक है, अब वो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ईपीएस हमें निकालना है। ईपीएस निकालने के लिए अर्निंग डिवाइड बाय एडजस्टेड जो हमने ऊपर निकाला है, एडजस्टेड जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो जो हमने निकाला है उसको हम करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पता चलेगा कि ईपीएस हमारा कितना है, 0.10। ये हमारा किसका निकला, ईपीएस 2024 का। ठीक है, ये हमारा 2024 का है। आप समझ आ गया कि शेयर्स हमारे इतने हैं, हमने कमाई 5 लाख की करी, हमारा ईपीएस 10 पैसा आ गया। ठीक है,
अब हमें रीस्टेट करना पड़ेगा पुराना वाला भी। आप बोलोगे पुराना वाला रीस्टेट क्यों कर रहे हो भाई? उस पे तब तो आपके पास इश्यूज नहीं थे। बट आपको अपनी कंपनी की अपनी वैल्यू तो आपने इंक्रीज नहीं करी ना। आप वो तो आपकी वही की वही रहने वाली है ना। अब आप चेक करोगे ना, अगर आपको कंपैरिजन करना है प्रॉफिट्स में कि आपका इस बारी प्रॉफिट जो है बढ़े हैं घटे हैं, तो आपको उसको भी एक ही पेज पे लेके आना पड़ेगा ना। उसको एक पेज पे लाने के लिए आपको उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रीस्टेट द प्रीवियस ईयर ईपीएस, हम उसको एडजस्ट करने के लिए करेंगे 0.90, जो कि उसने ऑलरेडी हमें बता रखा है कि ये रहा। ठीक है, इसकी लास्ट ईयर का ईपीएस मेरा 90 पैसे था। 0.90 को हमने क्या किया, मतलब जैसे डिवाइड कर दिया 1.11 से, जो हमने हमने ऊपर निकाला था, तो हमारा कितना आ गया 0.81। तो अब हम कह सकते हैं कि अ, ये जो अगर हम कंपैरिजन भी करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि 2024 का जो हमारा ईपीएस है वो 0.10 है, और 2023 का जो हमारा ईपीएस है वो 0.81 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा भी है, if we don't adjust this last year EPS, it would look like the profit has dropped even if they haven't। ठीक है, समझ आ गया? सो इससे हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि ईपीएस जो रिड्यूस तो हुआ है राइट इशू करने की वजह से। ठीक है, और हमें इसके कंपैरिजन के लिए हमने पहले वाला जो ईपीएस था उसको भी एडजस्ट करके दिखा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ hedging एंड elaborate ऑन हाउ hedge अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन हैंडलिंग फाइनेंशियल एसेट्स। हेजिंग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अपने आप को एक तरह से बचाना लॉस होने से। ठीक है, अकाउंट्स में भी हमारा क्या है कि hedge accounting matches the timing of the gain and losses on hedging instruments with the hedge items, reducing the income statement volatility। अब इसमें क्या है कि हम एक तरीके से ना टाइमिंग मैच करते हैं गेन और लॉसेस की, कि भैया दोनों से हमारा क्या हो जाए, सेटअप हो जाए। जितना मेरा नुकसान हुआ है उतने का मेरे को प्रॉफिट हो जाए, मेरे को तो अपने जेब से कुछ भी लगाना नहीं पड़ा, वो मेरी हेजिंग हो गई। ठीक है, इसमें एक एडिशनल चीज ये आ गई कि मेरी इनकम स्टेटमेंट जो है ना वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, मुझे ज्यादा झटके ना मिले अपनी इनकम स्टेटमेंट में। तो ये हमारी हेज अकाउंटिंग पूरी कहती है। हेज अकाउंटिंग ना हमारी 3 तरीके से हो सकती है। फेयर वैल्यू हेज, फेयर वैल्यू हेज होती है कि आप फिक्स्ड रेट पे सब कुछ डिसाइड कर लो। ठीक है, सो हमारी फेयर वैल्यू हेज होती है। द फेयर वैल्यू हेज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट एंड लायबिलिटी ड्यू टू द रिस्क लाइक द इंटरेस्ट रेट चेंजेस एंड द मार्केट प्राइस मूवमेंट्स। तो इसको हम कैसे हम बचाते हैं भैया, हम फिक्स रेट कर देते हैं, तो हम अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होने से पहले फिक्स कर दो उसको। सेकेंड है हमारा कैश फ्लो हेज। कैश फ्लो हेज कैसे है, टू प्रोटेक्ट द कंपनीज वेरिएबिलिटी बाय द फ्यूचर कैश फ्लोज। अब इसमें हम कैसे करते हैं कि हम लॉकिंग ऑफ द प्राइसेस पहले कर देते हैं, उसमें भी हमने फिक्स कर दिया था अपने एसेट्स और सबका। बट यहाँ पे हम कैश फ्लोज के लिए ट्रांजेक्शन देखते हैं, यहाँ पे हमारे एसेट्स और हम लाइबिलिटीज की देख लेते हैं, यहाँ पे हम कैश फ्लोज देख रहे हैं जो कि हो सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी कंसिडर हो जाए। तो हमारे फ्यूचर की कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए हम अगर लॉकिंग कर लेते हैं वो हमारा कैश फ्लो हेज हो जाता है। नेट इन्वेस्टमेंट है जो हमारा होता है जब हमारी कोई भी सब्सिडरीज कंपनीज में या कुछ हम बोल सकते हैं हाँ, क्या बोल सकती हूँ मैं, मल्टी कंपनी जो हमारी है, ठीक है, वहां पर अगर हमारे को कुछ भी वेरिएशंस आते हैं तो हम जब उसको बचाने के लिए, ट्रांजेक्शन्स को बचाने के लिए डेरिवेटिव्स यूज करते हैं हम या स्वैप्स यूज करते हैं, वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट हैज प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द करेंसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन इट फॉरेन सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट। तो ये डेरिवेटिव्स की तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही हेज हो जाए हमारा। बेनिफिट्स ऑफ द हेज अकाउंटिंग होती है कि भैया हमारी जो वॉलेटिलिटी होती है वो हम रिड्यूस कर देते हैं, मतलब हमारे ज्यादा हमें झटके नहीं दिखते हैं, ज्यादा हमें वेरिएशन या फ्लक्चुएशंस नहीं दिखती हैं। ठीक है, इम्प्रूव्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेसी, और इससे हमारी रिपोर्टिंग एक्यूरेसी भी जो है वो मेंटेन रहती है। साथ के साथ हम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी अच्छी से इसके साथ बना सकते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा पेपर खत्म होता है। मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ज्यादा कंसेप्चुअल था, बहुत सी चीजें इसमें हमने नई चीजें सीखी, बट मुझे सही बताऊँ तो पढ़ाने में मज़ा आया। आप सब बताना कि आपको पढ़ने में मज़ा आया या नहीं? क्योंकि मैंने पूरे तरीके से सारे आपके कांसेप्ट्स एकदम बेसिक बेसिक लेवल से क्लियर करने की कोशिश करी। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।